चीन की कम्युनिस्ट सरकार सेंसरशिप पर एक नया अभियान छेड़ चुकी है। चीन हमेशा से ही सरकारी सिक्रेसी और दमन की नीतियों के लिए जाना जाता है, मगर अब उसका सेंसरशिप का एक नए लेवल पर पहुंच चुका है। कोविड के ओरिजिन की जांच से लेकर महामारी के दौरान बढ़ती गई सख्ती की खबरों तक चीन की सेंसरशिप सब जानते हैं। लेकिन अब चीन की कम्युनिस्ट सरकार एआई को भी सेंसर कर रही है। पूरी दुनिया चैट जीपीटी के जवाबों से हैरान है और बड़े कॉरपोरेशन से लेकर कई सरकारें भी जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस शाहकार का इस्तेमाल करने की रणनीति बना रही है। चीन में चैट जीपीटी पर बैन है। इसका वजह सरकार को डर है कि ये चैट बोट सवालों के ऐसे जवाब न दे दें जो उसकी नीतियों की बुराई करते हो। हालांकि चीन में भी कई कंपनियां एआई बेस्ड चैट बोट्स और इसी तरह के दूसरे उत्पादन बनाने में जुटी है, लेकिन सरकार ने उन पर लगाम कसने के लिए भी ड्राफ्ट नियम जारी कर दिया है। चीन के साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने इसी हफ्ते ये नियम जारी किए हैं। इनके मुताबिक हर जेनरेटिव एआई मॉडल के लिए कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों का मानना अनिवार्य होगा। चीन में सेंसरशिप का इतिहास पुराना रहा है, लेकिन एआई पर सेंसरशिप को लेकर चीन की सरकार भी पसोपेश में है। चीन ने एआई का बाजार 2021 में 23 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का था। 2026 तक इसके 63 बिलियन डॉलर से भी ऊपर जाने की उम्मीद है। ऐसे में सरकार की मुश्किल ये है कि एआई को नियंत्रण करते हुए भी बाजार को बढ़त बनाने से रोका जाए। जानिए आखिर क्यों चीन को एआई के सेंसरशिप की जरूरत महसूस हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पंचोली, आप देख रहे हैं नजर टुडे। आखिर चीन की ऐसी क्या नीतियां हैं, आखिर उसका क्या ऐसा सोचना समझना है, और आखिर ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिससे चीन एक तरह से ऐसी खबरों को प्रसारित होने ही नहीं देना चाहता जिससे कि चीन या चीन की सरकार पर कोई प्रश्न चिन्ह लगे। तो चलिए शुरू करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। क्या वाकई चीन की सरकार के लिए खतरा बन सकता है एआई? तो चलिए पहले इस बिंदु को समझ लेते हैं। चीन और सेंसरशिप का नाता कितना पुराना है, चलिए ये बताते हैं आपको। चीन में 4 जून 1989 की तारीख सर्च करना भी बैन है। इसी दिन थियोनमेक चौक नरसंहार हुआ था। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में जितनी ही पुरानी सेंसरशिप पॉलिसी भी है, सत्ता में आने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने विरोधियों को दबाने के लिए खुलकर हिंसा का इस्तेमाल किया और इन घटनाओं को लोगों तक न आने देने के लिए सेंसरशिप लागू की। चीन में आज भी 4 जून 1989 की तारीख सर्च करना बैन है। कोई भी व्यक्ति चीन में किसी भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर यह तारीख सर्च नहीं कर सकता। दरअसल इसी तारीख को बीजिंग के थियानमेन चौक पर सरकार ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रोकने के लिए टैंक भेज दिए थे। ये छात्र सरकारी आर्थिक नीतियों और सेंसरशिप का विरोध कर रहे थे। उनकी मांगों में से एक प्रमुख मांग अखबारों से सरकारी नियंत्रण हटाने की मांग भी थी। चीन के सरकारी आंकड़ों में ही इस नरसंहार में लगभग 300 लोगों की मौत हो गई थी। अनाधारिक आंकड़े के मुताबिक मरने वालों की तादाद लगभग 2 से 2,500 सी थी। इंटरनेट पर आने वाले हर शब्द की निगरानी करती है चीन की सरकार। एक गलती पर 3 साल तक की जेल में इंटरनेट को लेकर नियम खासे सख्त हैं। सरकार इंटरनेट की हर गतिविधि की निगरानी करती है। सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर सर्च इंजन पर डाले जाने वाले हर कीवर्ड्स तक की चीज की चीन की सरकार समीक्षा करती है। चीन में सरकार ने इस बात की निगरानी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम तैयार किया है, जहां लाखों कर्मचारी हर सेकंड इसी काम में लगे होते हैं। 2013 में आए चीन के इंटरनेट कानून के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की सोशल मीडिया पोस्ट या किसी भी ऑनलाइन गतिविधि को सरकार आपत्तिजनक माने तो 3 साल तक जेल हो सकती है। इसको आसान भाषा में समझने के लिए चलिए एक किस्से का प्रयोग करते हैं। बीते दिनों बीबीसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसका नाम था मोदी द क्वेश्चन।
उसमें 2002 में गुजरात के गोधरा में जो दंगे हुए थे, उस डॉक्यूमेंट्री में दावा था कि नरेंद्र मोदी का उन दंगों में एक तरह से हाथ था, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्री इंडिया में एक तरह से बैन हो गई। तो यही कुछ चीन की नीति है। तो चलिए शुरू करते हैं वापस इस किस्से के खात्मे से। गलवान में मरने वाले चीनी सैनिकों पर सवाल उठाने वालों को 7 दिन की जेल। 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। चीन में इस घटना पर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाए थे और मरने वाले सैनिकों की संख्या पर भी शक जताया था। द न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक ऐसे पोस्ट की वजह से कम 7 लोगों को चीनी अधिकारियों ने हिरासत में लिया। उन्हें 7 दिन से 15 दिन तक हिरासत में रखा गया और यहां तक कि डराया धमकाया भी गया। 2013 में शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति बनने के बाद इंटरनेट के सख्त कानून लागू किए। 2015 में चीन की सरकार ने एक बयान जारी कर बताया कि सरकार ने इंटरनेट सेफ्टी के उल्लंघन में 1500 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोरोना के ओरिजिन पर चीन ने छुपाया डेटा। ये सबको सर्वविदित है, वैज्ञानिकों ने गलती से जारी किया था। सरकार ने कोरोना का जो वायरस के ओरिजिन को लेकर जो बहस, हम सभी उससे वाकिफ हैं, लेकिन अमेरिका की एक सीनेट कमेटी और 2 एजेंसियों ने इस बात पर जोर दिया कि यह वायरस चीन की एक लैब से लीक हुआ था। हालांकि कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि यह वायरस वुहान के सी फूड मार्केट में किसी बड़े जानवर के जरिए फैला था। इस थ्योरी से जुड़ा कुछ डेटा चीनी वैज्ञानिकों के एक अंतर्राष्ट्रीय रेपोटिजेरी पर शेयर कर दिया गया था। ये वो डेटा था जो इससे पहले तक चीन छुपाता रहा था। ये वुहान के उस मार्केट से जुड़ा डेटा था जो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने आने से पहले ही यह पूरी तरफ से साफ कर दिया था। WHO की टीम ने यहां से जेनेटिक सैंपल इकट्ठे करने का भी मौका नहीं मिल पाया था। चीनी वैज्ञानिकों ने शेयर किए गए इस डेटा पर शोध शुरू हुआ तो चीन की सरकार को इसका पता चला। इसके तुरंत बाद ही यह डेटा रिपोजिटरी से हटा दिया गया। डेटा पर शोध कर रहे वैज्ञानिकों के सहयोग के अनुरोध पर चीन सरकार चुप्पी साधे बैठी है। अभी तक आपने जाना कि चीन में सेंसरशिप का इतिहास क्या रहा है। अब यह भी जानिए कि इस सेंसरशिप का नया लेवल क्या है। चीन की सरकार का आखिर क्या फरमान है। AI को भी पार्टी की नीति माननी पड़ेगी। चीन के साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने इसी हफ्ते जेनरेटिव AI मॉडल्स के लिए ड्राफ्ट रूल जारी किया है। जेनरेटिव AI मॉडल यानी कि वो तकनीक जिस पर चैट GPT से चैट बोट काम करते हैं, सरकार अब इस पर लगाम लगाने की तैयारी में है। दरअसल चैट GPT पर चीन ने बैन है, मगर अलीबाबा, सेंसर टाइम और वाइडू जैसी कई कंपनियां इससे जेनरेटिव AI मॉडल पर काम कर रही है। सरकार का कहना है कि इन कंपनियों को कोई भी नया प्रोडक्ट बनाने से पहले सरकार के इन नियमों का पालन करना सुरक्षित होगा। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह ड्राफ्ट रूल है, यानी इसमें बदलाव भी होंगे। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स से बात करते सरकार ने इनमें बदलाव भी कर सकती है। नियम बनाने में चीन पश्चिमी देशों से भी तेज है, ये बात जग जाहिर है। नेशनल डेटा ब्यूरो ने भी बताया है कि AI के रेगुलेशंस को लेकर अभी तक अमेरिका और यूरोपीय देश भी पसोपेश में हैं। अमेरिका ने तो इन रेगुलेशंस पर जनता की राय तक मांगी है, मगर चीन जितनी जल्दी हो सके AI के जरिए होने वाले कामों को कंट्रोल करना चाहता है, या एक तरह से देखें तो वश में करना चाहता है। मार्च 2023 के ही चीन में सरकार ने नेशनल डेटा ब्यूरो बनाया। यह ब्यूरो डेटा की पहचान, उस पर इंडिविजुअल के अधिकार और इसके इस्तेमाल को रेगुलेट करने का काम करेगा। अभी तक भारत में भी डेटा प्रोटेक्शन को लेकर कानून नहीं बन पाया है। कनेरगी अनाउंसमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के फॉलो और चीनी AI के एक्सपर्ट मैट शिहान कहते हैं कि चीन की AI पॉलिसी सिर्फ नियंत्रण पर ही नहीं, डेटा प्रोटेक्शन पर भी बात करती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। AI के मॉडल्स जिस डेटा पर खुद को ट्रेन करते हैं वो किसका है और उसके इस्तेमाल की इजाजत किसे है, यह तय करना भी जरूरी है। हाल ही में फोटो एजेंसी गेटी इमेजेस ने एक AI स्टार्टअप स्टेबल डिफ्यूजन पर एक मुकदमा दायर किया।
उसका आरोप यह था कि एआई के जरिए फोटोग्राफ्स बनाने वाले इन स्टार्टअप्स ने अपने एआई मॉडल के गेटी इमेजेस की 20 लाख से ज्यादा फोटोग्राफ्स पर ट्रेन किया है। इससे उसके फोटोग्राफ्स की वैल्यू कम हुई है। इसको एक तरह से आसान भाषा में समझ लेते हैं। अगर आप इंटरनेट पर कोई भी फोटो देखते हैं, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो उससे संबंधित और भी फोटो, उससे रिलेटेड और भी फोटो नीचे आने लगती है। वही ये कारण है कि एआई का इस्तेमाल करके आखिर कैसे ओरिजिनल का डुप्लीकेट या फिर उसकी कई कॉपी उसमें हल्का हल्का बदलाव करके एक तरह से इंटरनेट पर चढ़ा दी जाती है। इसका एक उदाहरण देके भी समझते हैं। पूर्व ब्रिटिश पीएम से लेकर पोप तक सब हो चुके हैं एआई के शिकार। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर पोप फ्रांसिस की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें वे एक फैशनेबल जैकेट में दिख रहे थे। ये तस्वीर एआई प्लेटफॉर्म मिड जर्नी के जरिए बनाई गई थी। ये तस्वीर इतनी अच्छी थी कि एक्सपर्ट भी एक तरह से धोखा खा गए थे। इस तरह की तस्वीरें जहां पश्चिमी दुनिया में वायरल हो तो एक मजाक मानकर मामला टाल दिया जाता है, मगर चीन में जी जिनपिंग की एक भ्रामक तस्वीर वायरल होने का मतलब ऐप बंद होने से लेकर तस्वीर बनाने वाले को जेल तक में सजा काटनी पड़ सकती। चीनी एआई स्टार्टअप्स के चैट बोट ने कहा, रूस का यूक्रेन पर हमला, वॉर ऑफ एग्रेशन। सरकार ने ये ऐप ही बंद कर दिया। चीन में चैट जीपीटी को अनुमति न मिलने के बाद एक चीनी टैंक एंटरप्रेन्योर शू लियांग ने इसी तकनीक के आधार पर फरवरी 2023 में एक मोबाइल ऐप चैट युआन जारी किया था। जारी होने के 1 घंटे बाद ही इसे 10,000 लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया, मगर इसके बाद चैट बोट के कुछ जवाबों की चर्चा बढ़ने लगी। इस चैट बोट की चीनी अर्थव्यवस्था की हालत खराब बताई। रूस यूक्रेन को रूस का वॉर ऑफ अग्रेशन तक कह दिया, और यहां तक कि चीन की सरकार का रूस को समर्थन जग जाहिर है। इसके कुछ ही देर बाद ये ऐप बंद हो गया। शू लियांग इस पर कहते हैं कि वो ऐप को ज्यादा देशभक्त बना रहे थे। इसे ठीक होने में लगभग 13 फरवरी तक दोबारा शुरू होना था, मगर अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। चीन के लिए आसान नहीं है एआई को कंट्रोल करना। इस बात को डर है कि अरबों का बाजार एक तरह से कहीं मंदा ना पड़ जाए। परंतु चीन की जिस तरीके की नीतियां हैं, चीन की जिस तरीके की आर्थिक, सामाजिक और किसी भी तरीके की जो नीतियां हैं, उनमें हमेशा चीनी फर्स्ट की प्रायोरिटी रही है। परंतु जिस तरीके से देश और दुनिया की भू राजनीतिक और जलवायु की स्थिति बदल रही है, कहीं ना कहीं अमेरिका के कुछ हद से, कुछ स्तर से जो पावर है वो ट्रांसफॉर्म होकर चीन की तरफ जाता दिख रहा है। अब देखना यह होगा कि आखिर चीन, जो एक तरह से वैश्विक बाजार कहा जाता है, क्या एआई के मुकाबले या फिर ऐसे कई जो ऐप हैं जिन पर वो चाहता है कि जो एक हमारी निजता है वो निजता ही बनी रहे, और उसमें वो कई तरह के बदलाव करता है, और सरकार इस पर सीधा सीधा एक तरह से रुख अपनाती है। तो क्या चीन और अमेरिका, भारत, रूस, कई ऐसे देश हैं जो एआई की एक तरह से मुखालफत भी कर चुके हैं। तो क्या वास्तव में जिस तरीके का चीन में जो नियम बना है, क्या भारत पे भी ऐसे नियम बन सकते हैं? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर इस हेतु अगर आपका कोई सुझाव है तो सादर आमंत्रित है हमारे कमेंट बॉक्स में। शुक्रिया।